बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल और टिश्यू लेवल। इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं और एटम बनता है, और कैसे एटम मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और एक होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली और सेल क्या होता है, जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने देखा था सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक पार्ट किसे कहते हैं कि एटम्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है सब सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें कहते हैं सब सेलुलर। तो सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, बेसिकली सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है हम उसे कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज कैसे बनती हैं और कैसे ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं ये हमने डिस्कस करना है। डिफरेंट एंड न्यूमरियस माइक्रोमोलिक्यूल्स and macromolecules arrange themselves in a particular way to form the cell and organelle। कि हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज करते हैं अपने आप को इन अ पार्टिकुलर वे। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि अरेंज करने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास कोई लकड़ी है, अगर वो एक ख़ास अरेंजमेंट में आती है तो वो बनाती है चेयर। अगर उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो वो बनाती है टेबल। अगर उसकी अरेंजमेंट फिर चेंज हो जाती है तो वो क्या बनाती है, अलमारी। यानी कि है लकड़ी ही, लेकिन उसकी जब अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। इसी तरह से हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल वही हमारे पास कितने होते हैं, 16 होते हैं। लेकिन यही 16 जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास, यही इनकी जब हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है, एक अरेंजमेंट के अंदर ये एक ऑर्गेनेली बनाएंगे, जब इसकी अरेंजमेंट चेंज हुई तो दूसरी ऑर्गेनेली। कह लें कि एक अरेंजमेंट जब होगी तो सेल मेम्ब्रेन बनी, इसकी अरेंजमेंट चेंज हुई तो हमारे पास क्या बना, न्यूक्लियस बना। इसकी अरेंजमेंट और चेंज हुई तो क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और अरेंजमेंट चेंज हुई तो ऑर्गेनेलीज बन गई, डिफरेंट और डिफरेंट। तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल के अंदर क्या होता है कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं और क्या बनाते हैं, सेल और ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनेली क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल इज़ अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश का मतलब होता है मुकम्मल करना। फॉर्मेशन ऑफ सेल इज़ अकम्प्लिश्ड। फॉर्मेशन ऑफ सेल मुकम्मल होती है बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेल। कि हमारे पास सेल किस तरह मुकम्मल होता है कि जब इसके अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। कंपेरेबल इन द ऑर्गन्स ऑफ द सेल। और हम इसे बिल्कुल ऐसे ही मुआवजा कर सकते हैं जैसे ये क्या है, सेल की ऑर्गन है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, ऑर्गन मौजूद है, और हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर आंखें देखने का काम कर रही हैं, और हमारे कान सुनने का काम कर रहे हैं, नाक सूंघने का काम कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर सेल को हम एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर ले लें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसके क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। यानी कि इसके अंदर मखसूस काम कर रहे होते हैं, हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रही होती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ठीक है। यानी कि सेल के जो ऑर्गन हैं वो ऑर्गेनेलीज होती हैं। उसके बाद है दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब का मतलब क्या होता है, छोटा, या जो अंदर जो चीज़ मौजूद होती है हम उसे कहते हैं वो क्या है, सब पार्ट है। तो ये जो सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अब मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर एक सेल बनाया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम, फंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ये सारी की सारी। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हम क्या कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि ऑर्गेनेलीज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, अगर हमने कोई कंपनी बनाई है, उस कंपनी के अंदर जो हम बंदे हायर करते हैं, जो हमने वर्कर रखे होते हैं, एक ही वर्कर जो होता है वो सारे काम नहीं कर सकता, बल्कि हम क्या करते हैं, हर वर्कर को अपना अपना काम देते हैं जो उसको आता होता है। मिसाल के तौर पर उसी एक फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर होता है, उसे मैनेजिंग का काम आता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एक इसी तरह से पीएन होता है, एक इसी तरह से चाय ला के दे रहा होता है, लेके जा रहा होता है। यानी कि
हम जब एक कंपनी बनाते हैं तो उसके अंदर जो बंदे हायर करते हैं उनको काम करने की तकसीम उनके अंदर कर देते हैं कि हर बंदा अपना अपना काम करता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास सेल होता है ये भी एक कंपनी का काम करता है। इसके अंदर जो जो ऑर्गेनाइज हैं वो वर्कर हैं और हर वर्कर अपना अपना काम कर रहा है। तो हर वर्कर का अपना अपना काम करना, इसे कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? तकसीम, सॉरी, और लेबर का मतलब होता है मजदूरी। डिवीजन तकसीम, मजदूरी, काम करने की तकसीम जो होती है ऑर्गेनाइज के अंदर, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो सेल के अंदर ऑर्गेनाइज पाई जाती हैं ये हमेशा अपना अपना काम करती हैं, ये किसी का काम नहीं करती। देखिए मिसाल के तौर पर अगर ये सारे काम करती तो ये शायद कोई भी काम एफिशिएंटली ना कर पाती। मिसाल के तौर पर अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो अगर मुझे कहा जाता कि फ़िज़िक्स भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, तो ज़ाहिर बात है ना मैं बायोलॉजी पढ़ा पाता, ना फिज़िक्स, ना केमिस्ट्री। तो जब अगर मुझे ये कहा जाए कि आप बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाएंगे तो मैं शायद उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइज अपना अपना काम करती हैं ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या, देखिए जो है प्रो, इसका मतलब होता है फाल्स, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर फाल्स न्यूक्लियस हो, या कह ले ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वाजे ना हो, हम उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। कैरियोटिक न्यूक्लियस यानी जिसके अंदर वाजे न्यूक्लियस मौजूद हो, हम उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अंदर हमें न्यूक्लियस का पता नहीं चलता, बल्कि क्या होता है हर चीज़ डिस्पर्स्ड पड़ी है, फैली हुई पड़ी है। एक तो फ़र्क ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कि प्रोकैरियोटिक के अंदर वाजे न्यूक्लियस है। वाजे न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस की बाहर वाली दीवार मौजूद है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसके अंदर तो मौजूद होती है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो वाल है, दीवार है, वो मौजूद नहीं होती। उसके अलावा प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारे पास होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ठीक है, हर ऑर्गेनेली की एक मेम्ब्रेन होती है, दीवार होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी ऑर्गेनेली है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दीवार नहीं होती, इसीलिए हमें नहीं पता चलता कि कौन सी ऑर्गेनेली कहाँ पर पड़ी है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर दीवार होती है और हमें पता चलता है कि ये राइबोसोम है, ये गोल्गी apparatus है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो हमें देखें जिस तरह ये राइबोसोम है, इसके अंदर ये गोल गोल ये राइबोसोम भी मौजूद है। इसी तरह से कैप्सूल, न्यूक्लियोइड, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी क्या चीज़ है। लेकिन अगर हम देखें यूकैरियोटिक के अंदर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियोलस और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। अच्छा, इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इन दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेल की जो बैरूनी दीवार होती है, हम उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। देखें ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटी आ जाती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल हैव लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज की तादाद, ठीक है, तादाद और जो इकसाम होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बहुत कम मिकदार में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज, कि इसके अंदर एक तो क्या मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज, कि ऐसी ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसकी बहुत ज़्यादा इकसाम मौजूद होती हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में ये मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल लेवल पे आ जाते हैं। सेल क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है, यानी कि हमारी सारी की सारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बन रही है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल हुआ। इसी तरह से जो हमारे अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल ही कर रहा है। तो इसीलिए सेल हमारा क्या है? यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी फंक्शनल भी। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल की तादाद पे डिपेंड करते हुए जानदारों की दो तरह हैं। एक हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है हम उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोर देन टू या मोर देन टू हमारे पास क्या होते हैं? सेल मौजूद होते हैं, हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मोस, प्रोटिस्टा, होल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सेल। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या फिर प्रोटिस्टा, लिखा हुआ है मोस्ट प्रोटिस्टा, सारे प्रोटिस्टा नहीं, सारे नहीं, मोस्ट, ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया सारे के सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है मल्टी सेलुलर। इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई, सारी नहीं, ज़्यादातर फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। इसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों सेल्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एस्टीमेट है, ये फैक्ट नहीं है। ह्यूमन कंटेन 17.3 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसके बाद है ये टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं?
इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, ये कि याद रखें सिमिलर सेल की बात कर रहे हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड, जब ये तरतीब अपने आप को दे, इनटू लूज बंडल्स एंड शीट्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। देखिए सिमिलर सेल जब मिलें और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें, सिमिलर सेल सिमिलर फंक्शन, तो हम इसे क्या कहते हैं कि वो क्या बन गए हैं, टिश्यू बन गए हैं। ठीक है, तो सिमिलर सेल अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जोड़ते हैं और क्या बना देते हैं, बंडल गुच्छे बना देते हैं और शीट, तो और हमारे पास क्या बना देते हैं, शीट बना देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कह लें आटे का पेड़ा जो है वो एक बंडल है, उससे अगर हम रोटी बना लें तो वो क्या बन जाती है, शीट बन जाती है। तो इसी तरह से जब सेल अपने आप को अरेंज करते हैं तो ये बंडल बनाते हैं और शीट्स बनाते हैं और एक ही तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन क्या है, टिश्यू है, ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है। सारे के सारे एपिथेलियल सेल मिलते हैं और क्या बना देती है, स्किन बना देती है। स्किन क्या कहती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर टिश्यू का एक खास फंक्शन होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं टिश्यूज़ की, तो प्लांट्स के अंदर अगर एग्जाम्पल देखें तो दो तरह के टिश्यूज़ यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है जाइलम टिश्यू और एक है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, जो वाटर और साल्ट को कंडक्ट करने में, यानी कि रूट्स से, ठीक है, रूट्स से हमारे पास जो ऊपर हमारे पास जो स्टेम होता है उस तक जो पानी और नमकियात को लेकर जाना, ये जाइलम का काम होता है। और पत्तों के अंदर क्योंकि हमारे पास क्या होती है, फोटोसेंसिस, तो पत्तों से बाकी सारी बॉडी के अंदर खुराक को लेकर जाना, ये किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। उसके बाद आ जाती हैं एनिमल्स के अंदर एग्जाम्पल्स। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले है मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जैसे मसल से लफ्ज़ लिया गया मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ने के लिए और फैलने के लिए हमारे पास जो चीज़ मदद करती है वो क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़। और अल्टीमेटली जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे अंदर मूवमेंट पैदा होती है। ये देखिए नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो ऊपर वाला मसल होता है हम इसे कहते हैं बाइसेप और नीचे वाले को हम कहते हैं ट्राइसेप। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो हमारी जो बाजू है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। और जब ये जो ट्राइसेप है ये सिकुड़ता है तो हमारा क्या हो जाता है, मसल सीधा हो जाता है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना या मूवमेंट देना। अच्छा, जिसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सेक्रीशन पैदा करती है, रतूबत पैदा करती है, हम उसे कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़। मिसाल के तौर पर इसके अंदर आ जाता है हमारे स्वेट ग्लैंड, पसीना पैदा करते हैं, और हमारे बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, टिश्यूज़। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।